इसमें कौन सा कॉपी है? सही मायने में आपने मुझे सम्मान दिया, लेकिन सचमुच ये सम्मान बाबा साहब का है। और यदि आपने मुझे दिया तो मैं ये अपना सम्मान जो आपने मुझे दिया मैं बाबा साहब के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, राज्यसभा सांसद श्री जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री H हनुमंतप्पा जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री सुभाष भारती जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू वाला जी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC एंड ST ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी, महासचिव श्री KP चौधरी जी और यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जन। श्री KP चौधरी जी ने एक मुझे जिम्मेदारी भी दी, एक ज्ञापन जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित है, और मुझे कहा गया है कि इस ज्ञापन को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का मैं उस जिम्मेदारी को साहब से स्वीकार करता हूँ। मुझे आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसमें आप सभी के साथ सम्मिलित होकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। पिछले वर्षों की तुलना में आज का कार्यक्रम कुछ अलग प्रकार का है। हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ा, उसको अंगीकार किया, आत्मार्पित किया और पूरा का पूरा संविधान की जो प्रस्तावना ड्राफ्ट सहित 26 नवंबर के दिन सन 1949 में इस देश के सभी नागरिकों ने अपने संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। 26 नवंबर के दिन को सन 1979 से सुप्रीम कोर्ट भी इसको लॉ डे के रूप में मनाता है। इस अवसर पर आप लोगों को संबोधित करना मेरे लिए भी बड़े गौरव की बात है। आप सभी को संविधान दिवस के अवसर पर मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। आप सब लोग जानते हैं मेरी भी पब्लिक बैकग्राउंड रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहा हूँ और उसमें ये संविधान दिवस की कल्पना जो थी वो मुझे याद है हनुमंतप्पा जी का मुझे साथ मिलता रहा और भी नेताओं का। मुझे लगता है कि ये कल्पना हमने बहुत पहले शुरू की थी और हमने इसलिए कहा था उसके पीछे एक कारण था। इसलिए कहा था कि बाबा साहब को याद करने के वर्ष भर में केवल 2 ही अवसर मिलते हैं, एक 14 अप्रैल जो उनकी जन्म जयंती है और दूसरा 6 दिसंबर जिस दिन वो उनको परिनिर्वाण दिवस के रूप में। तो मुझे लगा कि इतने बड़े महान व्यक्तित्व के बारे में यदि साल में 2 ही दिवस मिले तो एक तीसरा दिवस भी होना चाहिए और सही मायने में वो तीसरा दिवस तो क्यों नहीं है 26 दिसंबर को। और मुझे खुशी इस बात की है कि उस कल्पना साकार हुई
जब वर्तमान सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने इसको 2015 से लागू किया। 26 नवंबर को उन्होंने अधिकृत रूप से सरकारी तौर पर इसको मनाने की घोषणा की और उसकी 2016 में संभवतः इसको पार्लियामेंट के अंदर 26 नवंबर को, यद्यपि पार्लियामेंट नहीं होता है, लेकिन स्पेशल सेशन बुलाया और उस दिन जो है 2 दिनों तक लंबी बहस के बाद में संविधान सभा का एक रूप दिया और उसको आगे ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं इसके लिए इस सरकार को भी बधाई देता हूँ। देवी और सज्जनों, भारत की संविधान सभा समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विविध सभा थी। इसका गठन 1946 में किया गया है। इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि, विशेषज्ञता और विचारधारा वाले सदस्य शामिल थे। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर BR आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेताओं के साथ साथ अनेक समाज सुधारक, महिला प्रतिनिधि, कानूनी विशेषज्ञ, श्रमिक और ट्रेड यूनियन नेता, शिक्षाविद और बुद्धिजीवी शामिल थे। भारत की संविधान सभा ने लगभग 3 साल तक संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए कई बैठकें और चर्चाएं की और इसके सदस्यों ने बड़े ही लगन से काम किया। रिकॉर्ड के अनुसार इस दौरान 53,000 से अधिक नागरिकों ने दर्शक दीर्घा में बैठकर चर्चाएं और बहसें डिस्कशंस उनको देखा और सुना। प्रक्रिया जो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई और संविधान का अंतिम संस्करण 26 नवंबर 1949 को भारत के मूलभूत कानून के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा ने एक महान और व्यापक दर्शन द्वारा परिभाषित संविधान का निर्माण किया। उन्होंने भारत के हर नागरिक को समान रूप से मताधिकार एवं मौलिक अधिकार दिए। उस समय अमेरिका जैसे देशों में भी सभी को मताधिकार और समान मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, जिसको हम कहते हैं कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, उसमें भी ये नहीं थी। और विशेष करके महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार था, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इवन बिफोर अमेरिका जो कि हमने उनको ये अधिकार दिया, मताधिकार। संविधान निर्माताओं ने यह भी सुनिश्चित किया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से लेकिन जवाबदेही के साथ अपनी उचित भूमिकाएं निभाएं और साथ ही लोकतांत्रिक प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखें। इस सब में एक महत्वपूर्ण भूमिका ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निभाई, जिन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। मैं उस राजनीतिक, क्योंकि मैंने एक ओथ ली थी जिस समय राष्ट्रपति बना था कि अब मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा, राजनीतिक पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। ये सब अभी भी प्रोटोकॉल लागू है, इसलिए मैं बात भी नहीं करता हूं। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि किन कारणों से बाबा साहब को, जो बहुत पहले उनको हक मिलना चाहिए था भारत रत्न का, क्यों इतनी देरी हुई। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक पूरे समाज को सोचने का विषय है। बाबा साहब ने संविधान सभा में और उनके सहयोगी अपने दृष्टिकोण में उल्लेखनीय रूप से उदार थे। उन्होंने संविधान में संशोधन में लचीलेपन की अनुमति दी और विचार की विभिन्न धाराओं के प्रति सहिष्णुता दिखाई। सबसे बढ़कर उन्होंने स्वतंत्रता और न्याय और भाईचारे, निष्पक्षता और समानता की सीमाओं का विस्तार करने के लिए भावी पीढ़ियों की बुद्धि पर भरोसा किया, विवेक पर। देवी और सज्जनों, बाबा साहब एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक असाधारण अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, सजग पत्रकार और विद्वान समाजशास्त्री थे। साथ ही वे महिला सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर
और कर्मठ समाज सुधारक भी थे। अपने मूक नायक, जिसको हम जानते हैं, एक पत्र निकालते थे, जनरल मूक नायक नाम के अखबार के द्वारा उन्होंने सदियों से चुप करा दिए गए लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी थी। भारत के उनका एक, जब हम उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की बात करते हैं, उनका एक ऐसा कोई समाज का क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में बाबा साहब ने काम न किया हो, सोच विचार न किया हो और एक इस देश को एक थॉट न दिया हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर की अहम भूमिका थी। He was the first person जिन्होंने सजेस्ट किया था कि इन इंडिया देयर शुड बी ए सेंट्रल बैंक ऑफ इट्स ओन। उस समय जो था वो हम बैंक ऑफ इंग्लैंड से सब काम चलाते थे और उसी दौरान ब्रिटिश पीरियड में ही जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई, सिंचाई और बिजली के उत्पादन के लिए। इसका संबंध किससे है? किसानों से। दामोदर वैली और हीराकुंड जैसी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के मूल में भी उनके ही विचार थे। हमारे देश की बिजली की व्यवस्था के विकास में उनका मौलिक योगदान था। हमारे घरों की रोशनी और खेतों की हरियाली बहुत कुछ उनकी नीतियों और विचारों की वजह से ही है। जब हम मजदूरों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो उनके लिए काम करने की जो अवधि थी 12 घंटे तय की गई थी बाय द गवर्नमेंट। उसको बाबा साहब ने आंदोलन करके 8 घंटे कराने में भी एक अपनी भूमिका निभाई। इन बातों का मैंने उल्लेख जानबूझ करके किया है आप सबके सामने, और उसी के साथ में आगे आऊंगा। जयंत चौधरी यहाँ बैठे हुए, इनके ग्रैंडफादर चौधरी चरण सिंह हम सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे, और एक वो भी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। संयोग से मेरी, केवल उस समय में बहुत वो नहीं था, लेकिन संयोग से मेरी उनसे दो बार भेंट हुई थी, और जो कुछ मैंने सीखा उसकी कभी कुछ और मंच होगा उस पर बात करूंगा, लेकिन जो मैंने सीखा उनका कंटेक्स्ट में आप सबके सामने फिर लाऊंगा। मैंने क्यों बात की चौधरी चरण सिंह जी की। हम सब जानते हैं कि नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल में बाबा साहब को कानून मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली। उस समय केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि नॉन पॉलिटिकल, जिसको हम कह सकते हैं, दे वेर इंडक्टेड एज मिनिस्टर्स इन नेहरू गवर्नमेंट। कौन कौन थे? बाबा साहब थे और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसके लिए रिकमेंडेशन गांधी जी ने की थी, ये रिकॉर्ड में है। अगर हम लोग कभी ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उस पूरे मंत्रिमंडल में ऐसा कोई भी मंत्री नहीं था जो उच्च शिक्षा की दृष्टि से डॉक्टर बाबा साहब की बराबरी कर सके। लेकिन बाबा साहब को कभी अपनी उच्च शिक्षा का अहंकार या पद का मोह नहीं रहा। वो हर मंच से समाज के हर वर्ग और देश के विकास के लिए काम करते रहे, सबके लिए काम करते रहे, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों के कल्याण की बात हमेशा की। देश की महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया। बाबा साहब में भारतीयता और देशभक्ति की भावना कूट कर भरी थी। एक प्रसंग मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और बड़े बड़े मूर्धन्य जो नेता थे, इंक्लूडिंग गांधी जी, सब लोगों का ये कहना था कि वे हमें जनता के बीच में जाकर के एक सौहार्द बनाए रखने के लिए
एक बात कहनी है, उसमें हमें हिंदू मुस्लिम की बीच में दरार की बात नहीं करनी है। हमें हमेशा कहना है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम या ईसाई। ये सभी नेताओं का कहना था, लेकिन बाबा साहब की सोच इस सोच से एक कदम आगे थी। और वो कैसे? बाबा साहब कहते थे कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। वो कहते थे आप हिंदू मुस्लिम का नाम ही क्यों लेते? जब भारतीयता की बात करते हो आप कहते हो कि हम पहले हम भारतीय, बाद में हिंदू मुसलमान। बाबा साहब कहते थे मत हिंदू मुस्लिम की बात करो, आप ये कहिए पहले हम भारतीय हैं, बाद में भारतीय और अंत में भी भारतीय। देवी और सज्जनों, बाबा साहब हमेशा संवाद के द्वारा, चर्चा के द्वारा लोगों के सामने अपनी बात रखकर सर्व सहमति बनाते थे, क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि ये देश अपना है, यहाँ के सब लोग अपने हैं और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने हेतु जो भी करना है वो सब सदैव अहिंसात्मक तरीकों से ही व्यापक हित में हासिल किया जा सकता है, ताकि समाज में हमेशा सौहार्द का वातावरण बना रहे। देवी और सज्जनों, आप सभी लोग प्रबुद्ध वर्ग की श्रेणी में आते हैं। अभी मैंने बाबा साहब की महानता, उनके सद्गुणों, उनकी सहृदयता, उनके देश प्रेम के बारे में कुछ उदाहरण भी आपके सामने रखे, लेकिन इतिहास में उनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जितनी जल्दी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसमें भी देरी हुई। जो सम्मान उनको जितने समय पर मिलना चाहिए था उसमें भी देरी हुई। क्या कारण थे उसमें मैं नहीं, वो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं उसका उत्तर भी आप सब लोग जानते हैं। प्रायः इसका उत्तर एक दिया जाता है कि समाज ने, अर्थात आम समाज, सरकारों ने उनके साथ अन्याय किया। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता आप सबसे, ये कहकर के तो हम अपनी जिम्मेदारी को सचमुच में टाल देते हैं कि भाई उनके कारण उनको सम्मान नहीं मिला, दूसरों के कारण जो है बाबा साहब को न्याय नहीं मिला। ये कहना मुझे लगता है बहुत उचित नहीं है। कुछ समय तक है, कुछ सीमा तक उचित है, लेकिन पूरी तौर पे ये उचित नहीं है। मैं ये कहता हूँ कभी भी हम लोगों ने अपनी भूमिका का आत्म अवलोकन नहीं किया, कभी भी नहीं किया। किया होगा, कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। हम लोग क्या करते थे और अभी तक भी करते हैं, हमें बताया गया कि वे बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, हमने कहना शुरू कर दिया है दलितों के मसीहा। और क्या था बाबा साहब? संविधान निर्माता, वो भी हमने कहना शुरू कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, उसके आगे नहीं बढ़े। संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा। और जब दलितों के मसीहा की बात करते हैं, अर्थात आपने उनकी भूमिका को केवल दलितों तक सीमित कर दिया। और ये जो मैंने उनके गुणों का बखान किया, जो उनकी सहृदयता का किया, उनकी देशभक्ति का किया, इससे क्या जाहिर होता है? क्या वो केवल दलितों के मसीहा थे? नहीं, इस पे हमें सोचना पड़ेगा। उन्होंने तो पूरे देश के लिए काम किया। कोई ऐसा, ये तो महिलाओं के, उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स के लिए इतना बड़ा त्याग किया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, तो क्या महिलाएं, सारी महिलाएं दलित थी क्या? तो सभी लोग थे। ये सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं से संबंधित उन्होंने इनिशिएटिव लिए, तो वो किसके लिए लिए? क्या दलितों के लिए लिए थे? केवल दलितों के लिए नहीं लिए थे, सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए। उन्होंने ये रिजर्व बैंक की स्थापना की, तो किसके लिए किया? केवल दलितों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे सबके लिए। क्या हमने बाबा साहब के प्रति अन्याय नहीं किया? सचमुच में थोड़ी बहुत तो हमारी है ना भूमिका अन्याय करने में। हम क्यों स्टॉप कर देते हैं?
जब हम कह देते हैं बाबा साहब दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, बस बात खत्म, उसके आगे नहीं बढ़ते। और क्या थे बाबा साहब? हम उन्हें संविधान निर्माता के साथ साथ राष्ट्र निर्माता क्यों नहीं कहते? हम उन्हें दलितों के मसीहा के साथ साथ गरीबों और पिछड़ों या फिर भारतीयों का मसीहा क्यों नहीं कहते? हम उन्हें सामाजिक क्रांति का दूत क्यों नहीं कहते? हम उन्हें भारत का भाग्य विधाता क्यों नहीं कहते? ये सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। लोगों ने हमें भटकाया है। हमें अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना है। ये जरूरी है कि हम अच्छी शिक्षा हासिल करें, ऐसी शिक्षा जो हमें मानसिक रूप से परिपक्व बनाए। बाबा साहब ने इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का पहला मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो। कभी आप लोगों ने सोचा होगा, आप में हम भी शामिल हैं, कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये क्रम जो है वो क्रम ऐसा क्यों दिया? सीधे सीधे क्यों नहीं कर दिया कि संघर्ष करो? ऐसा तो नहीं कहा। शिक्षा, और वो शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन, वो शिक्षा जिससे कि हमारी समझदारी बढ़ती है। ऐसी शिक्षा नहीं कि हम BA, LLB, PhD सब कुछ हो गए, लेकिन सही मायने में जो हमारा विवेक का, जो बुद्धि का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम अपने भले और बुरे के बारे में नहीं सोच सकते हैं, समाज के बारे में नहीं सोच सकते हैं, देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं। एक मैं यहाँ पर बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी बहुत एक इच्छा थी कि बाबा साहब का जो पैतृक गांव है अम्बावाड़ी, रत्नागिरी जिले में, वहाँ जाए। जाने के लिए पहले भी जा सकते थे, बाद में, लेकिन मैंने ये तय किया था कि राष्ट्रपति रहते हुए मैं उनके पैतृक गांव जाऊँगा। और सचमुच में वो मुझे सौभाग्य मिला जब मैं उनके गांव में गया। ये रत्नागिरी जिले में मुंबई और गोवा हाईवे पर स्थित है। ठीक हाईवे से एक 4-5 किलोमीटर की साइड में है। मैंने इसका जिक्र जानबूझ करके किया है। मैं चाहूँगा कि सही मायने में वो तीर्थ स्थल है। आप लोग जाते हैं, गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, परिवार के सहित जाते हैं। मुझे लगता है एक बार यदि आप तय कर लेंगे कि वे मुंबई जाना है, गोवा जाना है, तो इस स्थल पर भी बाबा साहब की जो पैतृक गांव है उस पर भी हम जाएंगे और देखेंगे कि वाकई में क्या बाबा साहब ने क्या दुख तकलीफ कितनी सही है और क्या उनकी जीवन की जो दिनचर्या थी उसका हम एक अनुभव कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, अद्भुत प्रतिभा, मानवता के प्रति करुणा और अहिंसा पर आधारित उनकी जीवन यात्रा व उपलब्धियों को देश से लेकर विश्व समुदाय तक ने मान्यता दी है। 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को अधिकृत रूप से भारत सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सन 2016 में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अर्थात यूनाइटेड जनरल असेंबली में
आयोजित बाबा साहब की 125वीं जन्म जयंती समारोह में भागीदारी करते हुए मानवता के समग्र विकास में उनके बहुमूल्य योगदान को सराहा। अब इसी संदर्भ में मैंने चौधरी चरण सिंह जी की बात की। आज तक भी चौधरी चरण सिंह जी के जो वास्तविक उनका व्यक्तित्व था वो उभर करके नहीं आया, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं उनमें भी यही है। आप सहमत होंगे जयंत जी, चौधरी साहब को केवल और केवल किसानों का मसीहा, उससे बस फुल स्टॉप लगा देते, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। चौधरी साहब ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, वो बात वाकई में सही जो मानवता के प्रतीक थे, करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया। देश हमारा पूरा देश जो है वो गांव में ही तो बसता है। चौधरी चरण सिंह जी ने एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम दिया। उसकी कोई बात नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं सही हूं ना? केवल और केवल किसानों के मसीहा, और वो भी कब करते हैं? बार बार नहीं करते, जब उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है तभी लोग करते हैं, वहीं स्टॉप कर देते। मैंने ये आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं जो हमारे इस देश के महापुरुष हुए हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करें और खुलकर के अध्ययन करें। और ये इसीलिए बाबा साहब बार बार कहते थे, सबको कहते थे, और विशेष करके इस समुदाय के लिए कहते थे कि वे आपको मेन स्ट्रीम में रहना है, देश की मेन स्ट्रीम में। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जो कि विभाजनकारी तत्व, और उनको लगता था यस डिवाइड एंड रूल, वो पॉलिसी आज भी वही चल रहा है, इसमें बहुत तब्दीली नहीं हुई है। लेकिन एक बात का मैं उल्लेख करते हुए अपनी बात को समाप्त करने वाला हूँ। पिछले माह अक्टूबर में अमेरिका यात्रा पर गया था। संयोग से यात्रा के दौरान मुझे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जहाँ पर बाबा साहब ने अपनी शिक्षा हासिल की थी, वहाँ जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। और आप लोग भी जानिएगा कभी, इन दो बातों का मैं जानबूझ करके उल्लेख किया हूँ कि पैतृक गांव, और यदि अमेरिका जाने का कभी किसी को मौका मिले तो एक बना लीजिए, न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है कैलिफोर्निया भी, वहाँ एक विश्वविद्यालय है, उसमें जाइएगा, बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि जरूर अर्पित करिए। देवी और सज्जनों, हमारा संविधान बाबा साहब के नेतृत्व में लिखा गया आधुनिक भारत का एक पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ सही माने में, मैं जब बिहार का राज्यपाल था तो मैं कहता था इसको संविधान के स्थान पर मैं कहता था मर्यादा ग्रंथ। मर्यादा ग्रंथ इसलिए क्योंकि उन्होंने जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, उन सबको अपनी अपनी मर्यादा में रहने की बात की गई है। उसमें उनके लिए एक मार्गदर्शन दिया गया है इस संविधान में, इसलिए ये सही माने में मर्यादा ग्रंथ ही। इस संविधान ने हमारे लोकतंत्र को ये ताकत दी है कि पिछड़े और वंचित वर्गों के लोग देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच रहे, चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र में हो, संवैधानिक पद पर हो, अथवा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो। और इस सब का श्रेय यदि किसी को जाता है, संविधान को जाता है, और संविधान निर्माता बाबा साहब को जाता है। ये भारतीय समाज को सुधारने के बाबा साहब के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज इन वर्गों के लोग आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी का चलन बढ़ा है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि हम तेज तकनीकी परिवर्तन के युग में रह रहे हैं। इसका समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक ऐसा उदाहरण है
जहां टेक्नोलॉजी ने जन कल्याण की योजनाओं में करप्शन, डाइवर्सन और लीकेज को रोककर सामाजिक न्याय को और भी सक्षम करने में मदद की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हमारे सामने एक चुनौती भी खड़ी की है। वो ये है कि तकनीकी प्रगति ने एक डिजिटल डिवाइड को जन्म दिया है, जहां समाज में गरीब, अनुसूचित जाति, आदिवासी और पिछड़े लोगों के पास टेक्नोलॉजी की पहुंच बहुत कम है। ये डिजिटल डिवाइड समाज में मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तक पहुंच के अभाव में लोग नए आधुनिक शैक्षिक व आर्थिक अवसरों से वंचित होते जा रहे हैं और नए अवसरों का उपयुक्त लाभ नहीं उठा पा रहे। लेकिन ये एक वैश्विक समस्या है। हम सबको इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में जीना है, इसी टेक्नोलॉजी के युग में मरना है। अच्छा होगा कि हम बाबा साहब के दिए गए मंत्र, जिसमें कहा गया था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नई ऊर्जा के साथ पालन करते हुए हम आधुनिक शिक्षा पर जोर दें, नहीं तो विकास की दौड़ में हम और भी पिछड़ जाएंगे। ये सच है। यदि हमने अपने बच्चों पर, मैं पूरे देशवासियों के लिए कहता हूँ, खास करके जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, आप कुछ भी करें, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कुछ भी करें, लेकिन आप अपनी अर्थव्यवस्था, जो आपकी आजीविका है, उसमें से अधिक से अधिक धन आप अपने बच्चों की उच्चतम और मॉडर्न एजुकेशन पर खर्च करें। आज यदि आपको टेक्नोलॉजी पर नहीं है, लगता है कि नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रैवल करके देखिए, इंडिया में ट्रैवल करके देखिए, बाहर जाइए, बहुत दिक्कतें आती हैं यदि आपको टेक्नोलॉजी से आप अनभिज्ञ हैं। और ये चीज़ें अभी जो मॉडर्न युग में और भी चीज़ें आती रहेंगी, हमारे जीवन में आएंगी, उसमें हम और भी पिछड़ जाएंगे। 26 नवंबर 2024 अगला वर्ष, उसकी भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। अब से ठीक 12 महीने बाद संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ थी। ये चिंताजनक भी है और कंसर्न भी है हम सबका कि हमारे बहुत से नागरिकों को संविधान के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं। उन्हें इस बात का पूरा आभास नहीं होता है कि संविधान हमें से प्रत्येक व्यक्ति और हमारे पूरे समाज के लिए क्या मायने रखता है। आप सबको मेरा सुझाव है, एक सुझाव, जो 75 वर्ष हम संविधान के पूरे होने पर करेंगे, उसको भव्यता, दिव्यता और एक ग्रैंड शो के रूप में केपी चौधरी जी आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप मनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि इस बंद विज्ञान भवन के ऑडिटोरियम में करें, कहीं ओपन में करें, लेकिन वो वर्ष भर करते रहें। अच्छा होगा, शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन पहल यदि आपका संस्थान करेगा तो सबको प्रसन्नता होगी। आप सबको एक मेरा दूसरा सुझाव भी है, इसमें भी पहल करिए कि संविधान के जो प्रमुख प्रावधानों की जानकारी समाज तक कैसे पहुंचे, इस पर विचार करें और पहल करें। आप सबकी ये पहल सचमुच में बाबा साहब के प्रति एक व्यवहारिक और सकारात्मक श्रद्धांजलि और कृतज्ञता होती है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी का, जो 2 सुझाव रखे गए हैं। सर 97 में ये